फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट 2 लेक्चर ऑफ RVWM मॉड्यूल सी टॉप 40 MCQ सेशन। आज हम लोग अपने MCQ सेशन को जारी रखते हैं। इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दैट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि CRM का बेसिकली हम डिस्कस करेंगे CRM के बेनिफिट्स पर एक इंपॉर्टेंट MCQ। CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बैंक के लिए कैसे फ़ायदेमंद है यह समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ CRM? आपका ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट फॉर द बैंक। तो CRM सिस्टम से बैंक को कस्टमर प्रेफरेंस और नीड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में? प्रेफरेंस के बारे में, नीड्स के बारे में, राइट। इससे बैंक कस्टमर को बेटर कस्टमर सर्विस ऑफर कर सकता है, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है। और जब कस्टमर हैप्पी होगा, आप सोचिए कि कस्टमर यदि हैप्पी होगा तो बैंक के पास क्रॉस सेलिंग का पोटेंशियल भी बढ़ता है, जिससे कस्टमर को उनके नीड्स के हिसाब से लोन्स, इंश्योरेंस या अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करना, राइट। तो ये तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि हेल्प द बैंक टू डिराइव इंक्रीज शेयर ऑफ द वॉलेट ऑफ द, अगले साइड में चलते हैं, इंक्रीज शेयर ऑफ द वॉलेट ऑफ द कस्टमर, राइट। क्या मतलब है इसका कि कस्टमर शेयर ऑफ वॉलेट, यहाँ पे एक वर्ड आपको मिलेगा शेयर ऑफ वॉलेट। तो शेयर ऑफ वॉलेट का मतलब है कि एक कस्टमर की टोटल स्पेंडिंग में बैंक का कितना शेयर है। तो CRM की हेल्प से बैंक कस्टमर को बेटर टारगेट करके अपने सर्विस और प्रोडक्ट बेच सकता है, जिससे कस्टमर की स्पेंडिंग से ज़्यादा हिस्सा बैंक के पास आता है, राइट। मतलब कि कस्टमर का स्पेंडिंग होगा तो उसका ज़्यादा हिस्सा बैंक के पास आएगा। शेयर ऑफ वॉलेट मतलब यही हुआ कि बैंक कस्टमर यदि खर्च कर रहा है तो उसका कितना हिस्सा बैंक को जा रहा है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है हेल्प टू अंडरस्टैंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू शॉर्ट में इसको CLV बोलते हैं। तो CLV का मतलब होता है कि एक कस्टमर की टोटल वैल्यू जो वो अपनी लाइफ टाइम में बैंक को दे सकता है, मतलब हाउ मच वैल्यू ऑफ द कस्टमर ही कैन गिव टू द बैंक। तो CRM सिस्टम CLV को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जिससे बैंक को समझ में आता है कि कौन से कस्टमर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हैं और किन के लिए स्पेशल अटेंशन जरूरी है। ऑप्शन डी कर रहा है इट हेल्प्स टू मैनेज मल्टी डिलीवरी चैनल इन अ बेटर वे। यानी आज के टाइम में कस्टमर बैंक से ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप, ATM, ब्रांच विजिट और कॉल सेंटर के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। CRM सिस्टम से बैंक इन सब चैनल को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस सीमलेस हो। ऑल ऑफ द अबव मतलब कि इनमें से इन सभी पॉइंट को देखते हुए आंसर ऑल ऑफ द अबव सही है, क्योंकि CRM से ये सब बेनिफिट हैं और ये हर एस्पेक्ट में बैंक के ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करते हैं। तो CRM का मेन बेनिफिट क्या है, हम एक बार रिकॉल कर लें तो हमने देखा कि CRM का मेन बेनिफिट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देना, ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को समझना और मल्टीपल डिलीवरी चैनल को बेटर मैनेज करना, राइट। तो ये हमारा ये क्वेश्चन का सवाल है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि BCSBI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कर रहा है बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिक कस्टमर एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिक कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी BCSBI का फुल फॉर्म है बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो बैंक के कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में मदद करती है। इसका फोकस कस्टमर राइट और सर्विस क्वालिटी पर होता है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन में आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किए गए हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि BCSBI के स्कोप समझना यहाँ जरूरी है कि BCSBI स्कोप के अंदर क्या क्या फॉल करता है, राइट। तो पहला ऑप्शन कर रहा है करंट अकाउंट। तो BCSBI इंश्योर करता है कि जो करंट अकाउंट होल्डर है उनको भी प्रॉपर सर्विस मिले। PPF अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी BCSBI के गाइडलाइन के अंदर आते हैं। नॉन रेजिडेंट अकाउंट, तो ये भी हमारे जो कि NRI कस्टमर हैं, इनके लिए भी BCSBI के कुछ स्टैंडर्ड और कोड होते हैं। तो इन शॉर्ट BCSBI हर तरह के कस्टमर के लिए, राइट, हर तरह के कस्टमर के लिए हैं, इनके लिए भी BCSBI, ठीक है। मतलब बैंक BCSBI का काम हर टाइप के बैंक अकाउंट के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, चाहे वो करंट अकाउंट हो, PPF अकाउंट हो या नॉन रेजिडेंट अकाउंट हो, ठीक है। अगला सवाल है BCSBI से रिलेटेड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि BCSBI ऑफ इंडिया इज एम्ड एट द फॉलोइंग। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रमोट गुड्स एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस। तो मेन एम यही है कि बैंकिंग प्रैक्टिस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना। ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है ना ट्रांसपेरेंट, ये मेन एम है। तो यह बैंक से एक्सपेक्ट करता है कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मिनिमम स्टैंडर्ड, राइट, जो ताकि कस्टमर को क्लियर और ऑनेस्ट सर्विस मिल सके, जैसे चार्जेज, इंटरेस्ट रेट, फीस के बारे में बैंक कस्टमर को सही जानकारी दे। दूसरा ऑप्शन कर रहा है इनकरेज मार्केट फोर्स थ्रू कंपटीशन टू अचीव हायर ऑपरेशनल स्टैंडर्ड।
तो BCSBY क्या करता है कि कंपटीशन को भी इंकरेज करता है। जब बैंक आपस में compete करते हैं तो वह कस्टमर के लिए बेटर सर्विस और स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इस तरह से हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड नेचुरली डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कंपटीशन का यहाँ पे वर्ड का यूज है। कंपटीशन का फ़ायदा ये होता है कि बैंक आपस में compete करेंगे तो कस्टमर के लिए बेटर सर्विस और स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इस तरह से हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड नेचुरली डेवलप हो जाता है, जो कि कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होता है। ऑप्शन सी कर रहा है प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो देखिए, कस्टमर के बीच एक फेयर और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में BCSBY हेल्प करता है। यानी बैंक और कस्टमर के बीच ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट होनी चाहिए। अगर कस्टमर को कोई इशू होता है तो BCSBY के गाइडलाइन के थ्रू वो आसानी से रिजॉल्व हो सकता है। ऑप्शन डी का ऑल ऑफ द अबव, ये सही जवाब है, क्योंकि ये सारी ऑब्जेक्टिव मिलकर BCSBY का एम पूरा करते हैं। तो आज हमने सीखा कि BCSBY का रोल क्या है, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस प्रमोट करना, कंपटीशन के थ्रू हायर स्टैंडर्ड को इंकरेज करना और बैंक और कस्टमर के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना। ये सब के सब BCSBY के रोल हैं। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस MCQ में हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया यानी BCSBY अपने, ऐसा ये तो हमने देख ही लिया। फिर हाँ, अपने BCSBY अपने कस्टमर को कौन कौन से कमिटमेंट प्रोवाइड करता है, लिखा है ना, कमिटमेंट टू कस्टमर अंडर BCSBY कवर सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, रेमिटेंस, और क्या क्या है ऑप्शन देखते हैं अगली स्लाइड में, रेमिटेंस, क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो सेविंग अकाउंट, BCSBY सेविंग अकाउंट होल्डर के राइट और प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। इसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट रेट, चार्जेस के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी शामिल है। मैंने बोला था आपको फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी, दैट्स इंक्लूडेड। लोन अकाउंट होल्डर को भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और फेयर ट्रीटमेंट मिले। इसमें लोन का इंटरेस्ट रेट, EMI स्केड्यूल, अगर कोई पेनल्टी चार्ज है तो उनके बारे में ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेमिटेंस। तो रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस मीन्स पैसा भेजने की सर्विस भी BCSBY के कमिटमेंट में शामिल है। तो ये भी शामिल है। BCSBY इंश्योर करता है कि रेमिटेंस सर्विस सेफ, रिलायबल और क्विक हो। लास्ट का रहा है क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग। क्रेडिट कार्ड चार्जेस, मोबाइल बैंकिंग चार्जेस, इनके एसोसिएटेड रिस्क के बारे में भी कस्टमर को क्लियरली इन्फॉर्म करना भी BCSBY के गाइडलाइन का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, हमने देखा कि BCSBY सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट कार्ड जैसे एरिया में कस्टमर के राइट और प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड टू रिजॉल्व द बैंकिंग कोड। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि एक रिसेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो BCSBY के डिसॉल्यूशन से रिलेटेड है और यह जानना इंपॉर्टेंट है कि अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हैंडल करेगा। ये कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग हु विल बी एक्ट एज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर BCSBY। ऑप्शन ए कर रहा है CEPD। तो RBI ने BCSBY को डिसॉल्व कर दिया है और अब कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट यानी CEPD, फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CEPD BCSBY की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा। CEPD का रोल है कि वो कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उन्हें बैंकिंग सर्विस के बारे में एजुकेट करना। इस डिपार्टमेंट का फोकस ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर राइट, फेयर प्रैक्टिस पर होता है, जो BCSBY के ऑब्जेक्टिव से भी मैच करता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, और ये सही है। ऑप्शन बी कर रहा है बैंकिंग ओम्बड्समैन। नहीं, ये RBI का एक इनिशिएटिव है जो स्पेसिफिक बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट को हैंडल करता है, लेकिन यह BCSBY का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसका मेन काम बैंक और कस्टमर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। फिर कर रहा है ओम्बड्समैन स्कीम फॉर NBFC, ये भी गलत है। और फिर लास्ट कर रहा है ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये भी गलत है, राइट। तो सही जवाब क्या है इसका, CEPD, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये डिपार्टमेंट BCSBY को रिप्लेस किया है। अब दोस्तों अगला सवाल है कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। यह स्कीम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस के कस्टमर के लिए कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का एक इंटीग्रेशन अप्रोच है। तो सवाल है कि किसके लिए एप्लीकेबल है। पहला कह रहा है PSB, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक को नहीं कवर करता, इसमें और भी तरह के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, तो ये सही है। फिर कह रहा है ऑल NBFC। हाँ देखिए, चूँकि इंटीग्रेटेड हो गया है तो NBFC भी इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ NBFC स्कीम में नहीं आते, और भी आते हैं। ऑल कमर्शियल बैंक, हाँ ये भी ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज़। अब जब हम रेगुलेटेड एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं तो इसमें PSB भी आ जाएगा, इसमें NBFC भी आ जाएगा, और जो दूसरे तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी आ जाएंगे। तो इसका मेन एम है कि कस्टमर कंप्लेंट को इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Firm need to collect and analyze the data pertaining to marketing for। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए कि फर्म को अपने डेटा को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है। क्यों कलेक्ट करती है, क्यों एनालाइज करती है डेटा को, राइट। तो पहला ऑप्शन कर रहा है प्रोजेक्टिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन एज ए नॉलेज ओरिएंटेड।
यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नॉलेज ओरिएंटेड प्रोजेक्ट करना। देखिए यह एक एम हो सकता है, लेकिन यह डेटा कलेक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड है डेटा कलेक्शन। सवाल ये ना पूछा जा रहा है कि डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन। तो पहला कह रहा है कि प्रोजेक्टिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन एज नॉलेज ओरिएंटेड, यह एक एम हो सकता है कि हाँ, लेकिन यह डेटा कलेक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है इनेबलिंग द टॉप मैनेजमेंट टू कीप कंट्रोल ओवर द सेल्स फोर्स, यानी यह भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा कलेक्शन मार्केटिंग इफेक्टिवनेस को इन्हांस करे, है ना, मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस को इन्हांस करे, ये ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि टेकिंग द रिक्वायर्ड स्टेप फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, फर्म को डेटा कलेक्ट करना जरूरी है ताकि वो अपने प्रोडक्ट के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार कर सके। इस डेटा के थ्रू फर्म समझ सकती है कि कस्टमर क्या चाहते हैं और किस तरह के उनके नीड को पूरा किया जा सके। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी कह रहा है कि फॉर यूटिलाइजिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, यह भी जरूरी है, लेकिन प्राइमरी फोकस मार्केटिंग इफेक्टिवनेस को के लिए होता है। तो दोस्तों फर्म को मार्केटिंग के लिए डेटा कलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली मार्केट कर सकें। इससे उन्हें मार्केट ट्रेंड और कस्टमर प्रेफरेंस को समझने में मदद मिलती है, राइट। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। आज हम मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम को से रिलेटेड, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इफेक्टिव MIS क्या फुलफिल करता है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं। चलिए एक तो ये पॉइंट है, क्योंकि MIS होता क्या है, MIS होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन उसको एनालाइज कर सकते हैं। फंक्शनल और स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। लिमिटेड टू द करंट सिनेरियो नहीं, बोथ 1 and 2 है, यस करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 इसका MIS का फुलफिल करता है। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है ओके MIS के बारे में कुछ और सवाल है, मार्केटिंग रिसर्च। ओके देखिए सवाल है कि MIS के अंदर क्या नहीं आता है, ठीक है, डू नॉट इंक्लूड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, ये आएगा, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम ये आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ये नहीं आएगा। तो नॉन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। तो सही जवाब है ये दोनों, ठीक है। सही जवाब है क्या नहीं आएगा पूछा गया ना, तो ये नहीं आता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं आता है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम आएगा, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम आएगा, बट दिस ITS इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द MIS। और MIS का अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट यूज़र कौन है, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, डिसीजन मेकर। अब बताइए कौन है, तो डिसीजन मेकर। MIS किसके लिए, कस्टमर को क्या मतलब MIS से, आप जो डिसीजन जो ले रहा है वो ना, उसके लिए MIS जरूरी है ना। वो ना देखेगा कि इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग ही अपना स्ट्रेटजी बना सकता है, राइट। तो अल्टीमेट यूजर कौन है, तो हमारे जो डिसीजन मेकर है फर्म के, वो उनको यूज होता है MIS का। कंपोनेंट के अंदर क्या आएगा, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सब के सब कंपोनेंट आएंगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल का कलेक्शन है, इसको अच्छे से करिए। अब देखिए एक बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम का मेन रोल है बिजनेस को मार्केट डेटा गैदर करने और एनालाइज करने में मदद करना, जिससे उन्हें बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा सिचुएशन मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के परव्यू के अंदर फॉल करता है। अब आइए एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहला कर रहा है ऑप्शन, रिद्धि वृद्धि बैंक वांट टू सेंड दिवाली ग्रीटिंग कार्ड टू ऑल इट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 10,000 और मोर, ठीक है। अब देखिए यह सिचुएशन मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन यह सिर्फ एक कम्युनिकेशन इनिशिएटिव है, इसमें रिसर्च की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें रिसर्च की बात की जा रही है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 कर रहा है कि मनी हनी बैंक वांट टू हैव अ प्रोफाइल ऑफ कालाहंदी डिस्ट्रिक्ट टू डिसाइड अबाउट ओपनिंग अ न्यू ब्रांच देयर। तो यह सिचुएशन भी रेलेवेंट है, क्योंकि बैंक कालेहंदी डिस्ट्रिक्ट के प्रोफाइल को समझना चाहते हैं ताकि नए ब्रांच का डिसीजन ले सके, लेकिन इसे भी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च का एलिमेंट कम है। फिर तीसरा कह रहा है कि गेट रिच फास्ट बैंक वांट सम कंपैरेटिव बिजनेस स्टैटिस्टिक्स विद अदर 10 पीयर लेवल बैंक इन द कंट्री। इस ऑप्शन में बैंक कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स चाहता है, जो रिसर्च का पार्ट है, लेकिन यह इतना इन डेप्थ नहीं है जितना हम एक थॉरो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के लिए चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि बड़ौदा ब्रांच ऑफ प्रॉस्परस कस्टमर बैंक इज 12 ईयर ओल्ड एंड इट रिकॉर्डेड अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ, इसको CAGR बोलते हैं, तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 20% इन डिपॉजिट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर विच हैज़ बीन बेटर दैन द इंडस्ट्री एवरेज। हाउएवर during the last 2 years the branches has witnessed a significant decline in its deposit. Managing director of the bank desired to know the causes for this reversal in the business trend and suggestion for the ameliorating the situation.
अब देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये सिचुएशन सबसे रिलेवेंट है। यहाँ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को पास्ट ग्रोथ और रिसेंट डिक्लाइन का एनालिसिस करना है। वो मार्केट ट्रेंड, कंज्यूमर बिहेवियर और इंटरनल फैक्टर को समझना चाहते हैं ताकि वो इस डिक्लाइन का रीजन जान सकें और सिचुएशन को सुधार सकें। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के स्कोप में आती हैं। तो दोस्तों मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम का स्कोप वो सिचुएशन कवर करता है जहाँ इन डेप्थ एनालिसिस और डेटा गैदरिंग की जरूरत होती है। इसीलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिफरेंट सिचुएशन को इवैल्यूएट करना होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। समझ में आया दोस्तों, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के अंदर कौन सा सिचुएशन फॉल करता है, तो 4 नंबर करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए अगला सवाल है कि जो कंप्यूटर यूजेस का पर्पज़ है MKIS में, वो क्या है? मैनेजमेंट नॉलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है MKIS? मैनेजमेंट नॉलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो MKIS का मेन एम है ऑर्गेनाइजेशन को नॉलेज मैनेज करना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। पहले ऑप्शन देखते हैं, पहला कह रहा है जनरेट रिपोर्ट, तो यह ऑप्शन सही है। MKIS में कंप्यूटर का प्राइमरी यूज रिपोर्ट जनरेट करने के लिए होता है। यह रिपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिससे मैनेजमेंट को टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सही है। फिर कह रहा है टू मीट ए स्पेसिफिक यूज़र नीड, यह ऑप्शन भी ज़रूरी है, लेकिन इसका पर्पज़ रिपोर्ट जनरेशन से कम है। कंप्यूटर का यूज स्पेसिफिक नीड को एड्रेस करने के लिए भी होता है, पर यह प्राइमरी नहीं है। सी कह रहा है रिट्रीवल ऑफ डेटा, यह ऑप्शन भी रिलेवेंट है क्योंकि डेटा रिट्रीवल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह रिपोर्ट जनरेशन का एक पार्ट है। सिर्फ डेटा रिट्रीव करना इतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि यूसे रिपोर्ट में कन्वर्ट करना। और लास्ट कर रहा है फॉर डे टू डे ऑपरेशन, इस ऑप्शन में डे टू डे ऑपरेशन का मेंशन है, लेकिन MKIS का कोर पर्पस रिपोर्ट और एनालिसिस के थ्रू डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि MKIS का जो पर्पज़ है वो प्राइमरी पर्पज़ है रिपोर्ट जनरेट करना, जिससे मैनेजमेंट को इफेक्टिव डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, स्पेसिफिक यूज़र नीड। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो सवाल है कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले MIS सिस्टम इज़ नॉट कंसर्न विद द इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम आइदर प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? देखिए, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में के फंक्शन है मार्केट से डेटा को कलेक्ट करना। देखिए 3 चीज़ है, पहले वो कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद क्या होगा बताइए? कलेक्ट करने के बाद वो एनालाइज करेगा डेटा को, और एनालाइज करने के बाद क्या होगा? वो इवैल्यूएट करेगा। 3 चीज़ होता है, कलेक्शन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। इसका एम है कि बिजनेस को बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए सही और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, राइट। तो अब यहाँ पे 2 वर्ड आपको दिखेगा, एक प्राइमरी सोर्स और यहाँ पे लिखेगा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या हुआ? वो सोर्स होते हैं जहाँ से डेटा डायरेक्टली कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि प्राइमरी सोर्स का एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे कि सर्वे। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से कितना कंसेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो समझना जरूरी है। खाली ऐसा नहीं कि हमने ट्रू फॉल्स आंसर दिया आगे बढ़ गए, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को समझिए। MIS का कलेक्शन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। प्राइमरी सोर्स में हमें सबसे पहले सर्वे किया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी हमारा प्राइमरी सोर्स में ही आता है, और यानी तो हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, ये भी हमारा प्राइमरी सोर्स ही है। तो MIS इन डेटा को इवैल्यूएट करता है ताकि बिजनेस की स्पेसिफिक नीड को समझा जा सके। और दूसरी बात आती है सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स मतलब कि ये सोर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रिपोर्ट हो गया, जैसे मान लीजिए कोई जर्नल है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन डेटाबेस है, राइट। तो MIS इन डेटा को भी इवैल्यूएट करता है ताकि इंसाइट निकाला जा सके और मार्केट ट्रेंड को समझे। तो दोस्तों अब स्टेटमेंट जो कह रहा है कि MIS इज नॉट कंसर्न विद द इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अदर, ये गलत है, नॉट वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि MIS का काम ही है कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर A1 जो कर रहा है वो गलत है। ऑप्शन 2 क्या कर रहा है ये देखते हैं। ऑप्शन 2 कर रहा है कि द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म आर वेरी लिमिटेड एंड फॉर वन टाइम नीड, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है किसी फर्म का वो बहुत लिमिटेड होता है और वन टाइम नीड के लिए होता है। तो देखिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन किसी भी फर्म के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं और ये वन टाइम नीड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल फॉल्स ही है, क्योंकि देखिए दोस्तों मार्केटिंग ये कंटिन्यूस और इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। कुछ पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा डायनेमिक, मतलब ये हुआ कि मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस और कंपटीशन टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। फिर दूसरी बात है हमारी मल्टीपल यूजेज, ठीक है। मल्टीपल यूजेज मतलब क्या हुआ कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ सिर्फ एक बार नहीं होता, बल्कि इससे ये डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रमोशन और कस्टमर इंगेजमेंट में हेल्प करता है। और फिर एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग,
क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि फर्म को लॉन्ग टर्म गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, या उन्हें मार्केट ट्रेंड को समझने और बिजनेस स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करने में मदद करती है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट न सिर्फ लिमिटेड होती है बल्कि यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, जिससे फर्म को कंटिन्यूसली मार्केट के चेंजिंग डायनेमिक को समझने में हेल्प मिलती है। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट एंड एनालाइज द इन्फॉर्मेशन एज पर द सिस्टम इनिशियली प्रिस्क्राइब एंड इज नॉट कंसर्न विद द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि यह भी गलत है, क्योंकि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मेन पर्पज है मैनेजमेंट को सही और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, राइट। तो और यह सिर्फ सिस्टम का इनिशियल डिज़ाइन पर नहीं बल्कि मैनेजमेंट की स्पेसिफिक नीड पर भी फोकस करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखते हैं। पहला वर्ड देखेंगे कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन। क्या वर्ड है, कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ, MIS सिर्फ प्री डिफाइंड टेम्पलेट पर काम नहीं करता, मैनेजमेंट की ज़रूरत के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को कस्टमाइज़ की जा सकती है। जैसे कि अगर मैनेजमेंट को किसी स्पेसिफिक मार्केट ट्रेंड पर एनालिसिस चाहिए तो MIS उस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, मैंने डायनेमिक आपको पहले ही बताया है कि डायनेमिक रिक्वायरमेंट यानी मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन नीड चेंज होती रहती है, जैसे जैसे मार्केट कंडीशन वैसे बिजनेस स्ट्रेटजी बदलते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, यानी MIS का रोल है मैनेजमेंट को एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पर ध्यान देता है और इसीलिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए एसेंशियल है। चलिए, तो फॉल्स हमने क्यों है ये हमने देखा। अगला सवाल है, हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज कलेक्ट फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। आप बताइए क्या ये सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट होता है, ठीक है, क्या लगता है आपको स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि सारा इन्फॉर्मेशन जो है सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, टिपिकली मोस्ट, बिल्कुल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेकेंडरी सोर्स से ही कलेक्ट होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कंज्यूमर इज ऑफ नो रिलेवेंस फॉर द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिंस ऑलमोस्ट इंटायर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्स। अब ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कंज्यूमर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है क्योंकि कुछ की पॉइंट देखिए। पहले है कस्टमर का इंसाइट। कस्टमर का इंसाइट मतलब कि कंज्यूमर की फीडबैक और प्रेफरेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सेव करने में मदद करती है। अगर फर्म कंज्यूमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को समझेंगे नहीं तो इफेक्टिव मार्केटिंग कर ही नहीं पाएंगे। नीड को समझना बहुत ज़रूरी है, फिर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद मार्केट रेलिवेंस होना, ठीक है। तो इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है। तो लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है कि एक तरफ मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कस्टमर डेटाबेस है और डेटा एनालिसिस है, और एक तरफ है हमारा मेजर सोर्स पब्लिश इन्फॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट। तो क्या सही है, जैसे आप देख सकते हैं 2 को ए से अलाइन किया गया है, राइट। 2 को ए से, यानी कि आपका जो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट से। फिर 4 को बी से, यानी कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम को डेटा कलेक्टेड स्पेसिफिकली। फिर 1 को किया गया है डी से, यानी 1 क्या है हमारा मेजर सोर्स पब्लिश इन्फॉर्मेशन यानी कि कस्टमर डेटाबेस। और लास्ट है हमारा E4। अच्छा, सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है MKIS में, गलत है। इंटर ब्रांच कम्युनिकेशन जो है हाइपरटेक्स्ट या हाइपरमीडिया टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा मॉड्यूल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। होपफुली यू एंजॉय द सेशन। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू रियली थिंक दैट दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू वांट टू enroll in our RBWM capsule course, in the description section you can see the link, or you can WhatsApp me on this particular number. I will provide you the detail how to access the particular course. Thank you.